ठीक बच्चों, आज हम विज्ञान का कुल 80 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बच्चों एक देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना देखते हैं बच्चों? प्रश्न संख्या हम लोग चलिए एक देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? देखिए प्रश्न संख्या जो एक हमारा है, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल देखे ना आप, जो सूर्य बैटरी जो होता है, सोलर सेल जो होता है, तो जो हमारा सोलर सेल होता है ना बच्चों, जो हमारा सोलर सेल होता है वो पता है, वो आपको सिलिकॉन, ठीक है, किससे बना रहता है? सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन हमारा एक क्या होता है? सिलिकॉन हमारा एक उप धातु होता है, याद रखिएगा। यानी सोलर सेल किससे बना होता है बच्चों? सिलिकॉन से बना होता है। चलिए प्रश्न संख्या दो देखते हैं बच्चों। दो जो आपका प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? जिससे आप हीटर देखे होंगे, तो हीटर का दोनों तार देखते हैं, आखिर में आकर ज्वाइंट हो जाता है, एक तरह से शॉर्ट ही लगाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी वैद्युत प्रतिरोध के कारण बच्चा पता है बच्चों, चालकों में क्या होता है? उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों चालकों में? उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दूसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या तीन देखते हैं बच्चों। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए अगर हमसे पूछता कि समतुल्य प्रतिरोध का मान किसमें ज्यादा आता है, तब तो श्रेणी क्रम आपका हो जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर समतुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन बच्चों ये क्या कह रहा है? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधकों को बच्चों हम किस में जोड़ेंगे बच्चों? पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, यदि समतुल्य प्रतिरोध कहता तब बच्चों हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऐसे हम बच्चों इसको किस में जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में, या उसी को हम कहते हैं समांतर क्रम बच्चों। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, अगर समतुल्य प्रतिरोध कहता तो श्रेणी क्रम में आंसर होता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चार देखते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या चार देखिए, चार क्या कहता है बच्चों? प्रश्न प्रश्न संख्या चार देखते हैं बच्चों। चार कहता है, चार देखिए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बताइए, जो श्वेत प्रकाश रहता है आप जानते हैं कि 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इसे दिखाने के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हैं? इसे दिखाने के लिए आप एक प्रिज्म का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बच्चों? प्रिज्म का। तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों चौथा का क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिज्म। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 नंबर जो आपका प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों? बताइए। तो जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो बाइनोकुलर होता है, सिंपल बाइनोकुलर, उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है बच्चों। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। और एक नहीं, दो दो उत्तल लेंस लगा रहता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं, तो दो लगे रहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए 6 देखते हैं। 6 जो आपका प्रश्न है, 6 प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और एक बीमाहीन राशि है, मतलब ये बीमाहीन होता है। ठीक है बच्चों, तो छठा का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बच्चों। 7 क्या है बच्चों? एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। ये तो आपको थोड़ा सा याद करने वाला आ गया बच्चों। ठीक है, तो जो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है बच्चों कितना होता है? 1.36 होता है। कितना होता है बच्चों एल्कोहल का अपवर्तनांक? 1.36 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ठीक, देखिए 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या जो 8 है, 8 नंबर आपका है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो जो देखिए, जो नेत्र लेंस में भी, वहाँ पर आँख में भी उत्तल लेंस लगा रहता है। तो जो समायोजन की क्रिया होती है, यानी हम अपना वस्तु को देखने के लिए हम अपने आँख को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये जो होता है ना सिलेरी पेशियों द्वारा, ठीक है, हम उसको समायोजन करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं, जिससे कि वस्तु हमको स्पष्ट रूप से देख पाए। ठीक है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होता है बच्चों? सिलेरी पेशियों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, सिलेरी पेशियों के द्वारा होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं बच्चों। 9 नंबर जो आपका प्रश्न है बच्चों, चलिए 9 देखते हैं। 9 देखिए, 9 प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न संख्या 9 है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो हमारे घरों में आती है, जिसको हम एसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से निकलता है बच्चों तो 440 रहता है,
घर पहुंचते पहुंचते 220 वोल्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज होता है बच्चों। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारे घरों पर जो बिजली आती है, जो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट होती है बच्चों, याद रखिएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा बच्चों? 9 का आपका हो जाएगा सी नंबर। 9 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं बच्चों। 10 क्या कहता है बच्चों? किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए परिनालिका क्या होता है? तो लोहे एक मतलब विद्युतरोधी पदार्थ पर यदि हम इसको घेरा देके लपेट देते हैं तारों को कुंडली के जैसा, तो परिनालिका बन जाता है। ठीक है, परिनालिका के लिए ऐसे कच्चे लोहे, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो उसके अंदर के सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बच्चों, सभी बिंदुओं पर जो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, क्या होता है? समान होता है। ठीक है बच्चों, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं बच्चों। 11 क्या कहता है बच्चों? 11 जो हमारा सवाल है, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, क्या है बच्चों? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा बच्चों? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का ही उपयोग करते हैं बच्चों। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। ठीक है बच्चों, 12 प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए 12 कहता है कि 12 क्या कहता है बच्चों? देखिए 12 नंबर जो कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलिए 12 है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें आप पढ़े होंगे VIB G/OR। तो सबसे नीचे में क्या रहता है बच्चों? भी रहता। तो भी मतलब क्या हो गया? वायलेट। वायलेट मतलब क्या हो गया बच्चों? वायलेट का मतलब हो गया बैगनी। तो बैगनी रंग का जो झुकाव सबसे अधिक होता है, और सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का होता है। ठीक है बच्चों, लाल रंग का झुकाव सबसे कम और बैगनी का सबसे अधिक। और अगर तरंगदैर्घ्य पूछता है तो जो प्रकाश जितना कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होता है, और जो जितना अधिक मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होता है। तो सबसे कम कौन सा बर्ड मुड़ रहा है? लाल। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, और बैगनी का सबसे कम होता है। तो हमसे पूछा था किसका झोंका अधिक होगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, वायलेट। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं बच्चों। 13 जो आपका है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए दर्पण में तो एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो दो होता है। याद रखिएगा लेंस में कितने होते हैं बच्चों? दो मुख्य फोकस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या चलिए 14 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, 13 तक हो गया, 14 से देखते हैं। 14 प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ दो गोलेकार का पृष्ठ हो, ठीक है, जब बाहर की ओर उभरा हुआ दो गोलेकार का पृष्ठ होता है बच्चों, तो इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं बच्चों। 15 क्या कहता है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर रोगियों के नाक, कान आदि के जांच के लिए ना डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी वाहनों के साइड मिरर के लिए भी साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। पीछे सारे बड़े बड़े वाहनों का छोटे से ही दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो साइड मिरर पूछेगा, बोलेगा तो उत्तल दर्पण, और रोगियों को नाक, कान आदि के जांच के लिए बोलेगा बच्चों तो अवतल दर्पण। इससे हजामती दर्पण भी इसका उपयोग होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 16 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का अपवर्तन बोले चाहे प्रकाश का परावर्तन बोले, उसके कितने नियम है बच्चों? उसके दो नियम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 16 तक प्रश्न हो गया बच्चों। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना बच्चों? 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिए चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं बच्चों। 17 देखिए क्या कहता है बच्चों। 17 नंबर जो प्रश्न है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? किसका मिश्र धातु से बना होता है? तांबे और टीन। ठीक है, तो जो बिजली का फ्यूज होता है बच्चों, वो तांबे और टीन से बना होता है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? बल्ब के फिलामेंट में क्या रहता है? टंगस्टन धातु रहता है ना, लेकिन बिजली के फ्यूज का तार
तांबे और टीन से बना रहता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। हीटर के तार में नाइक्रोम होता है जो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं बच्चों। 18 नंबर है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं, जिनसे आसानी से नहीं होती उनको हम विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक बच्चों। और जिनसे आसानी से हो जाएगी उनको विद्युत चालक कहते हैं। तो जिनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, इंसुलेटर उसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो 18 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं बच्चों। 19 क्या है बच्चों, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से ही मापते हैं ना, और विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, ठीक है बच्चों। ए मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विभवांतर ना बच्चों, तो वोल्ट मीटर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं बच्चों। 20 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका अर्थ निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल मतलब हाइड्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब जल होता है। जहाँ कहीं भी आपको हाइड्रो लगा मिल जाए प्रफिक्स के रूप में, उपसर्ग के रूप में, तो आप समझ जाइए इसका मतलब जल होता है बच्चों। क्या होता है, जल होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार 20 प्रश्न हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 21 से देखते हैं बच्चों। 21 प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध होता है, बताइए। जब हम ताप बढ़ाते हैं ना तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध ताप का सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा बच्चों, वो भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 22 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश क्या है। देखिए आंसर तो आपको इसमें से दे रहा, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश होता क्या। देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका मूल कण फोटोन होता है, अतः यह फोटोन कणों का ही प्रभाव है। मतलब यह फोटोन कणों का ही क्या प्रभाव, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना, फोटोन के कणों के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो इसका आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, कणों का प्रभाव। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, ठीक है, और यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 23 में आते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए 23 क्या, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, बताइए। मंद प्रकाश में कौन, शिथिलता का मतलब होता है सिकुड़ना, मैंने किसकी सिकुड़ता से पुतली पूर्ण रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखते होंगे मंद प्रकाश में जाते होंगे तो आँख की पुतली फैल जाती है, और तेज प्रकाश में जाते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा परितारिका के कारण होता है बच्चों, ठीक है। चलिए 23 तक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 24। 24 क्या है बच्चों, देखिए 24 में जो प्रश्न आपका है, स्थिर विद्युत आवेश में, देखिए स्थिर विद्युत आवेश यानी स्थिर है, मतलब रुका हुआ है, मतलब विरामावस्था में। तो नाम से तो पता चल रहा है स्थिर विद्युत आवेश में विरामावस्था में रहते हैं। आवेश कहाँ, आवेश किस फॉर्म में रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, तो विरामावस्था में रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। 25 देखते हैं बच्चों। 25 नंबर, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। देखिए दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है ना कि दूर वाला आसानी से साफ साफ दिख सकता है, नजदीक वाला नहीं दिख सकता है। और निकट दृष्टि दोष में होता है निकट वाला तो दिख सकता है, दूर वाला नहीं दिख सकता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर बोलिए, दूर, देखिए इसमें ऊ आ रहा, दूर ऊ आ रहा। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। 25 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 देखते हैं बच्चों। 26, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन है। बाल्टी में देखते होंगे सिक्का जब डालते हैं तो सिक्का का मोटा पहले की तुलना में दिखने हमको लगता है। और कोई हम डंडा या लकड़ी भरी बाल्टी पानी में डालते हैं तो वो टेढ़ा हमको दिखाई पड़ता है या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं बच्चों। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। देखिए जब नीला और हरा मिलता है तो श्यान, ठीक है ठीक बच्चों, श्यान वर्ण का प्रकाश हमको प्राप्त होगा। क्या बच्चों, श्यान। और एक बात आप ये भी जान जाइए इसमें बच्चों कि एक पूछता है बच्चों की प्राथमिक वर्ण किसे कहा जाता है। तो लाल, पीला और नीला को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। लाल, पीला और नीला को प्राथमिक वर्ण कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। 27,
प्रश्न संख्या 28 देखते हैं बच्चों। 28 28 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी तीव्रता का मात्रक बच्चों टेस्ला होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? टेस्ला होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, चलिए 29 नंबर प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, बताइए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भले निकट निकट होता है लेकिन एक दूसरे को कभी वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की निकटता बतलाता है क्षेत्र का मान, ठीक है, उसका परिमाण बताता है, क्षेत्र का मान बताता है। और ये रेखाएं भले निकट निकट हो लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो 29 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 देखते हैं। 30 नंबर जो प्रश्न आपका है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। देखिए दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण की चौड़ाई को इसका द्वारक कहते हैं। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल क्या है बच्चों? 31 नंबर सवाल है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। देखिए भस्म हम उन्हें कहते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे। और अम्ल किसे कहेंगे? तो जो मैंने वैसे वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन दे वो अम्ल कहलाता है, और जो जल में घुलकर OH माइनस दे वो क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। तो यहाँ भस्म के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए 32 नंबर देखते हैं बच्चों। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते कहे जाते हैं उनको सामान्य लवण कहते हैं। अब अम्ल और भस्म दोनों को मिला दिए तो पूरा क्या हो गया? मतलब ना अम्ल का गुण उसमें रहा ना भस्म का गुण रहा, मतलब न्यूट्रल हो गया, मतलब उदासीन हो गया, ठीक है बच्चों, जैसे पानी हमारा हो गया, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 32 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? समान लवण, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या 33 से देखते हैं बच्चों। 33 चलिए 33 से देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 क्या कहता है बच्चों? 33 नंबर जो सवाल है कहता है कि 33 नंबर कि प्राथमिक प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखिए प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। इसका संश्लेषण मतलब होता है बनाना। इसको किसने बनाया था? इसको बोलर ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? बोलर ने। तो याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? NH2CO NH2। आप ये भी याद रखिएगा। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर देखते हैं बच्चों। 34 नंबर क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो है ना बच्चों, जल के पहले तो आप ये जानिए कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CaCO2, ठीक है बच्चों, CaCO2। और इसको यदि हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं, मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कराएं तो एथाइन बनाता है। अभिक्रिया करके क्या देगा बच्चों? एथाइन देगा, जिसका सूत्र होता है बच्चों C2H2। यह जैसे संतृप्त असंतृप्त होता है ना, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है, ठीक है, त्रिबंध। ठीक बच्चों, आप ये भी याद रखिएगा। तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर, सॉरी 34 ना है बच्चों, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। एथाइन यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों? एथाइन देता है। एथाइन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है बच्चों, ठीक है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। और कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaCO2, सॉरी CaC2 होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा इसका हो जाएगा एथाइन। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं बच्चों। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए बच्चों। निम्नलिखित में से, ऐसे तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा निम्नलिखित में से, दिया गया ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों? तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील बच्चों क्या है? कॉपर है। ऐसे पोटेशियम होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार कॉपर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। 37 से देखते बच्चों, ठीक है। 37 37 प्रश्न क्या है बच्चों?
37 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसके लिए ग्लूकोज का आपको सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है बच्चों C6H12O6, C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन 6 ठो है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का 6 परमाणु होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बच्चों? 6 परमाणु होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं बच्चों। 38 क्या है बच्चों? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो अगर देखा जाए तो प्रारंभिक विकास में सबसे किसका प्रमुख योगदान रहा शुरुआत में? तो मेंडलीव का रहा था, ठीक है। मेंडलीव महोदय ने भी आवर्त सारणी को बनाया था, ठीक है बच्चों। तो जो मेंडलीव बनाया था, ये पदार्थों के तत्वों के तत्वों के परमाणु भार पर मतलब मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था ना बच्चों, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। ये तत्वों को ना उनके परमाणु भार के आधार पर सजाया था, ठीक है। यानी और जो हमारा इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी आया था, मोस्टली का आया था, जो उन्होंने परमाणु संख्या पर तत्वों को सजाया था। और मेंडलीव किस पे सजाए थे बच्चों? परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो मेंडलीव का योगदान रहा था। उस मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे बच्चों। अभी तो 118 से भी अधिक तत्व ज्ञात है, ठीक है। तो हमारा अभी और मिल ही सकता है हमारा तत्व। चलिए प्रश्न संख्या हम 39 देखते हैं। 39 क्या है बच्चों? समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान उनका क्या होगा बताइए? समस्थानिक, सम मीन्स होता है समान, स्थान मतलब होता है उसका उनका स्थायित्व यानी परमाणु संख्या। तो समस्थानिक का क्या होता है ना कि उसका परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है बच्चों। तो 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी परमाणु संख्या क्या होता है? समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। H1 एक का परमाणु भार 1, H1 परमाणु संख्या सेम, परमाणु भार 2, फिर H परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं बच्चों। 40 कहता है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है बच्चों? तो आपको तुम बना के दिखा नहीं सकते, इसका रंग पीला होता है बच्चों। कैसा होता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। कैसा होता है बच्चों? पीला होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं बच्चों। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो हम चिप्स खाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं ना, पता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये एक अक्रिय गैस होता है, ठीक है बच्चों। ये जो चिप्स या जो कुरकुरे के पैकेट में जो कुरकुरे रहता है उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बच्चों 42। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने वाला धातु का नाम है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए लिथियम है। 3 ही धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। यहाँ लिथियम है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का प्रश्न हमारा है बच्चों, सिनेबार किसका अयस्क बच्चों? तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है बच्चों। सिनेबार किसका अयस्क होता है बच्चों? पारा का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पारा का संकेत क्या होता है? इसको मरकरी भी हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका संकेत होता है Hg, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है ऑक्सीजन का कमी। तो ऑक्सीजन का कमी का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीजन का कमी का मतलब होता है अपचयन या अवकरण, ठीक है। अपचयन बोलिए चाहे अवकरण बोलिए। ऑक्सीजन का कमी चाहे हाइड्रोजन का जुड़ाव, ये कहलाता है अपचयन या अवकरण। तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 45। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की जो प्रक्रिया होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। 45 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 नंबर जो प्रश्न आपका है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो पहले आप ये समझिए ऑक्सीकारक होता क्या है। तो देखिए जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। जिन पदार्थों का क्या होता है? अपचयन होता है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है?
अपचयन का मतलब होता है जिसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ता है या जिससे ऑक्सीजन अलग होता है, इसी को ना अपचयन कहते हैं। इसमें देख लीजिए किसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रिया अभिक्रियाशील है, बताइए कौन सा ऐसा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। एल्कीन में आता है, 2 कार्बन है तो इसको एथीन कहेंगे। इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है बच्चों, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 में आते हैं बच्चों। कहता किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, देखिए किसी कक्षा में या किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र ही होता है 2n² बच्चों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप n का मान 1 रखिए तो 2 मिलेगा आपको। पूछेगा द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो n का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा। तो इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है 2n²। क्या होता है बच्चों, 2n² होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 49। देखिए कहता है डाईमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या होता है। देखिए डाईमिथाइल ईथर का मतलब क्या होता है, यानी मिथाइल मतलब मेथिल 2 रहेगा, ईथर हमारा क्या है क्रियाशील मूलक है, बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है, तो CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3। पता है इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या बच्चों डी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिथॉक्सी मीथेन। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, अगर तोड़ के लिखिए तो CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं 50। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो जो मेंडल महोदय थे ना, वो मेंडल मटर के 7 गुणों पर काम किए थे बच्चों। कितने गुणों पर काम किए थे बच्चों, 7 गुणों पर। तो हमारा हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑक्सीन क्या है, तो देखिए ऑक्सीन हमारा क्या है बच्चों, ऑक्सीन एक हमारा पादप हार्मोन होता है, जैसे ऑक्सीन जिबरेलिन साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन तो शायद पौधों में जो उसके पत्ते जो मुरझा जाते हैं ना, उसके लिए भी क्या, उसके लिए ये उत्तरदायी होते हैं ऑक्सीन, तो याद रखिएगा। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन हमारा एक पादप हार्मोन है बच्चों। क्या है ऑक्सीन हमारा, क्या है बच्चों, ऑक्सीन हमारा एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो एक हार्मोन हो जाएगा हमारा। इस प्रकार का आमंत्रक हमारा हो गया बच्चों। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 52। 52 से चलिए देखते हैं 52 से बच्चों। चलिए 52 से देखते हैं। देखिए 52 क्या कहता है बच्चों, 52 प्रश्न देखिए, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए जब हम शोषण करते हैं ना, तो उसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन का अणु टूटता है, और भोजन का अणु टूटने से जैसे मान लीजिए हम भोजन किए, हमको उससे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ तो उससे हमको ग्लूकोज मिला, फिर ग्लूकोज का पाचन हुआ तो उससे हमको ऊर्जा मिला। ठीक है बच्चों, यानी इसमें उष्मा एक तरह से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों, तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, याद रखिएगा शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। कहता है 53 नंबर, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मिथेनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जिसका सूत्र होता है HCOOH होता है। तो 53 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो लाल चींटी में भी पाया जाता है बच्चों। चलिए 54 में आते हैं बच्चों। 54 जो प्रश्न हमारा है, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि जल का 10 अणु रहता तो उसी को हम सोडियम ध्रुवीय सोडा कहते हैं, धोने का सोडा। तो Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब प्रश्न संख्या हम देखते हैं बच्चों 55। हीलियम का परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, और पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भी 2 ही होता है, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों। कितना रहेंगे, 2 ही। ठीक है बच्चों, चलिए 55 तक हो गया बच्चों। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं बच्चों। 56 देखिए 56 क्या है बच्चों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, यानी जल में घुलनशील जो भस्म रहता है उसको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षार कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं बच्चों।
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर, ठीक है बच्चों। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो 57 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 57 का हो जाएगा बी। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आप याद रखिएगा, संतरा में स्कॉर्बिक ना, हाँ ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं बच्चों। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, बताइए। कौन से धातु जो सबसे पहले इन दिए हुए धातुओं में से गल जाएगा, तो 58 का हो जाएगा बच्चों। 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी, सोडियम, ठीक है। सबसे मुलायम धातु भी होता है सोडियम। सोडियम को केरोसिन में भी डुबा कर रखा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं बच्चों 59। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया यदि साथ साथ होती है तो उसे बच्चों हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। उपचयन अपचयन की अभिक्रिया यदि साथ साथ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को यदि आप जलाइएगा ना, तो इसका दहन तो होता है, चमकदार श्वेत ज्वाला इससे निकलता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा बच्चों, 60 का हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है, देखिए। तो जो कर्माकुंचक जो गति होता है ना बच्चों, कहाँ पाई जाती है बच्चों, वो आपके पाई जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आहार नली में। किस में पाई जाती है बच्चों, आहार नली में। आप इसको याद कर लीजिएगा, कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है बच्चों, आहार नली में। चलिए 62। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, ठीक है। टैनिन पौधों में पाया जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है जो वृक्ष के छालों में जमा होता है बच्चों। कहाँ जमा होता है, वृक्ष के छालों में। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 63 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या चलिए 63 देखते हैं बच्चों। 63 नंबर कहता है कि हृदय का पेसमेकर कहते हैं, देखिए। तो एस ए नोड जो होता है ना हमारा बच्चों, उसको हम हृदय का पेसमेकर करते हैं, ठीक है। जो हृदय को धक्का मतलब हृदय को धक धक जो हृदय करते हैं ना, उसको मदद करता है उसको, ठीक है, एस ए नोड। तो 63 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। और पेसमेकर होता क्या है, तो देखिए किसी का अगर मतलब हृदय मतलब मान लीजिए कृत्रिम हृदय जो हम लगाते हैं ना, तो पेसमेकर ही लगता है। और किसी का हृदय मतलब खराब हो जाता है, तो पेसमेकर को ही लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 64 देखते हैं। एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, इसे तो 72 टाइम्स धड़कता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया तो देखिए 70 से 80 में आ रहा, 72 72 आ रहा। तो 70 से 80 प्रति मिनट, ठीक है बच्चों। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 देखते हैं बच्चों। रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चों, देखिए। तो जो रुधिर चाप होता है बच्चों किसके द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों, वो आपका होता है एड्रीनल द्वारा, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 65 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यानी रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चों एड्रीनल द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या हम देखते हैं बच्चों। 65 तक हमारा हो गया। चलिए 66 देखते हैं बच्चों। 66 क्या है, देखिए। कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, अभी बताया था ऑक्सिन, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सिन आप याद रखिएगा। 66 का जितना भी है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सभी जो होता है 66 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा। क्या हो जाएगा 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चा, याद रखिएगा। 67 नंबर देखिए बच्चों। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो जो पतियां रहता है ना बच्चों, पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, जिसको हम स्टोमाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम स्टोमाटा भी कहते हैं। तो हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। चलिए प्रश्न क्या 68 देखते हैं बच्चों। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, बताइए। तो जो पीत रस रहता है बच्चों, वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है बच्चों, यकृत से, ठीक। 68 तक हो गया बच्चों। 69 एक सवाल देख लेते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कवक जो है ना अपना पोषण कैसे करता है,
तो 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मृतजीवी यानी मरे हुए जीव जंतुओं से ही अपना पोषण वो प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। चलिए 70 में जो प्रश्न आपका है बच्चों, समजात अंगों का उदाहरण है। सम में समान, जात में जो मतलब मिलता जुलता, लगभग मिलता जुलता हो, तो समजात अंगों का उदाहरण किसको कहेंगे बताइए? जो देखने में एक समान लगे, जिसका अंग हो। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, अग्रपाद यानी कुत्ते का जो अगला पाँव होता है, ठीक है, वो समजात अंग के ही उदाहरण है। तो 70 का क्या हो जाएगा बच्चों? 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या हम 71 देखते हैं बच्चों। प्रतिवर्ती छाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में, ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। प्रतिवर्ती छाप कहाँ बनते हैं बच्चों? तो मेरुरज्जु में ही बनते हैं। ठीक है, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है, यानी रक्त का समान अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो ये 80 mm होता है। आप इसको याद रखिए, कितना होता है बच्चों? 80 mm। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए कुछ सवाल और बच गए, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 73। 73 क्या है बच्चों? 73, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु? बताइए कौन ऐसा जंतु जिसमें दोनों लिंग पाया जाता हो, नर वाला भी मादा वाला भी? तो बकरी तो आप जानते हैं इसमें दोनों लिंग होता है, अलग अलग होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। ऑप्शन है केचुआ। क्या हो जाएगा बच्चों? 73 का ऑप्शन नंबर ए, केचुआ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। चूंकि नामे में पुष्प है, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। ठीक है, और लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें नर और मादा हिस्सा अलग अलग होता है, उसी को हम कहते हैं लैंगिक। ठीक है बच्चों, तो 74 में फूलों द्वारा होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है बच्चों? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, यानी फूलों द्वारा ही होता है। ठीक है बच्चों, फूलों द्वारा ही होता है। चलिए 75 नंबर प्रश्न में आते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? बताइए कौन एक लिंगी पुष्प है, आप इसको बताइए। तो क्या हो जाएगा 75 का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता का पुष्प। ठीक है, पपीता का पुष्प कैसे उदाहरण है बच्चों? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न किया हम 76 देखते हैं। देखिए बाघ उपभोक्ता है। तो देखिए पेड़ पौधा को कहा जाता है देखिए पेड़ पौधा जो रहता है उसको हम उत्पादक कहते हैं, और हम लोग जीव जंतु जो भी होता है उपभोक्ता होता है। तो जो पेड़ पौधा को खाता है उसको, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा को पौधा को कौन खाया? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा गया? मेढक, मेढक को कौन खा गया? सांप, सांप खा गया। तो ग्रास ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। ठीक है, जो घास फूस को खाता है पेड़ पौधे को। ग्रास ऊपर को खा गया कौन? आपका मेढक खा गया, तो द्वितीय उपभोक्ता हुआ। मेढक को कौन खा गया? सांप, तृतीय उपभोक्ता होता है। उसी प्रकार से बाघ जो हमारा है ना, तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है, जो जो हमारा प्राथमिक, जो हमारा प्रथम पोषी के उपभोक्ता को खाता है उसको हम कहते हैं, जो द्वितीय पोषी को जो द्वितीय पोषी स्तर के उपभोक्ता को खाता है उसको हम कहते हैं तृतीय पोषी का स्तर। ठीक है बच्चों, जिसे जिसे ठीक है बच्चों, तो क्षेत्र का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षेत्र का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय पोषी स्तर का क्या है बच्चों? बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का। और एक बाज के बारे में पूछता है तो बाज आएगा, तो उसमें मारिएगा चतुर्थ पोषी स्तर का वो जीव है। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्र को हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या देखिए 77 देखते हैं। निम्नांकित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को ही कहते हैं बच्चों। ठीक है, 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं बच्चों? अरस्तु को कहते हैं। चलिए, और रसायन विज्ञान को बोलेगा तो लेबोजियर को, और भौतिकी के बोलेगा तो न्यूटन को। ठीक है चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं बच्चों 78, 79, 80, लास्ट के 3 प्रश्न। 78, अलैंगिक जनन की विधि है। बताइए अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें नर या मादा नहीं पाया जाता, मतलब जिसमें दोनों एक ही में पाया जाता है अलैंगिक में। ठीक है, एक ही जीव के शरीर पर नर वाला हिस्सा भी और मादा वाला हिस्सा भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अलग अलग नहीं पाया जाता हम लोग के जैसा, जैसे मानवों में या गायों में, भैंसों में लैंगिक जनन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन की विधि में क्या है? जीव के शरीर पे ही कहीं पर उभार आ जाता है, अलग अलग एक ही शरीर पे रहता है। ठीक है, नर और मादा। ठीक है, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी।
3 में से सभी होता है अलैंगिक जनन में, ठीक है बच्चों, 3 में से सभी। प्रश्न संख्या 79 देखिए बच्चों, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, बताइए। मनुष्य में जो कपाल, मनुष्य का जो कपाल होता है उसमें कितनी तंत्रिका होती है बताइए। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए 12 जोड़ी, ऑप्शन क्या, 12 जोड़ी। अगर केवल संख्या पूछेगा तो 12 दूनी 24, तो संख्या पूछेगा तो 24 और जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए एक आखिरी प्रश्न है बच्चों, 80 नंबर प्रश्न देखिए, कृमि रूप परिशिष्टिका किसका हिस्सा है बच्चों। तो जो कृमि रूप जो परिशिष्टिका होता है ना बच्चों, वो किसका हिस्सा होता है बच्चों, आहार नाल का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है बच्चों, आहार नाल का हिस्सा होता है। इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न समाप्त हुए बच्चों। आपको तो मात्र 40 प्रश्न का ही अटेम्प्ट लेना है, 40 प्रश्न बनाने का ही प्रयास करना है, ठीक है बच्चों। हम वही 40 बनाएंगे जो हमसे बन जाएगा, बाकी पे तो ध्यान भी नहीं देना है। आपको तो मात्र 80 में से कितना बनाना है बच्चों, 40 बनाना है। तो आशा करते हैं आप इसे पढ़ के जाइएगा और हो सकता है मे भी आ ही जाए, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है बच्चों।